लास्ट क्लास में हम लोग ने जो बात की थी, हम लोग ने जो है वेब एपीआई के स्टार्ट किया, तो एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल देखी थी वेब एपीआई के बेसिक मेथड्स किस तरह बना सकते हैं। और हम लोग ने कहा था कि उससे हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, और उससे अगर ज़रूरत पड़ी हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, वरना जो है कुछ चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट के लिए भी छोड़ देंगे। अब हम लोग बेसिकली जो है टुवर्ड्स डेटाबेस एंड पे जा रहे हैं, कि हम लोग ने जो है पहले वेब एपीआई और ये सारे वेब सर्विसेज कर लिए, यूआईस लेवल की कुछ चीज़ें देख ली। हम लोग ने ये बात कर ली कि दोनों आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगी, ओवर जो है यूआरएल कॉल कर रहा होगा। अब हम टुवर्ड्स डेटाबेस जाएंगे कि हमारी वेब सर्विस यानी कि वेब एपीआई या डब्ल्यूसी किस तरह डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट होती है। एक आपसे बेसिक तरीका जो है वो आपके पास एडीओ डॉट नेट है। एडीओ डॉट नेट बेसिकली जो है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं, जो कि जिस तरह सी शार्प इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ क्लासेस को जो है एक नेम स्पेस दे दिया एडीओ डॉट नेट का। और उस वो सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस ये है कि वो डेटाबेस से कनेक्शन करवाते हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें बहुत स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें, हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा ऑब्वियस हैं या ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। कहानियाँ के तौर पे अगर हम सिर्फ बात करें, तो हमारे पास जो है एडीओ डॉट नेट से पहले एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी जिसे एडीओ कहते थे। एडीओ सेम चीज़ थी, वो भी डेटाबेस के साथ चलता था, मगर वो डॉट नेट से पहले की लैंग्वेजेस के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजुअल बेसिक जो कि 6.0 तक था, वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता था, तो एडीओ वहाँ पे यूज होता था। तो बेसिकली एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली उसी चीज को उन्होंने डॉट नेट पे लेके आ गए और उसे एडीओ डॉट नेट का नाम दे दिया। अगर इस डायग्राम से देखो, तो डायग्राम से आपको समझ आएगा, सिंपल सा इसका सिर्फ पर्पस ये है कि हम जो है अपनी एप्लीकेशन को कुछ सेट ऑफ क्लासेस के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। एडीओ डॉट नेट क्या करेगा, डेटाबेस से जो है वो डेटा फेच करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा, जो भी CRUD एप्लीकेशन है यानी कि CRUD एक्टिविटीज हैं, वो सारी डेटाबेस पे परफॉर्म होंगी वाया एडीओ डॉट नेट। तो इसको समझने के लिए हमें जो है वो दो चीजें बिल्कुल समझनी जरूरी है। हमारे पास दो टाइप के जो है वो काम होते हैं। वो आपके पास एक सबसे पहले चीज है कि आप किसी भी तरह जो है डेटाबेस से जो है डेटा लाने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के लिए काम करती हैं। जब वो कनेक्ट करेंगी तो डेफिनेटली ट्रांजेक्शन हमें मेंटेन करनी है, नहीं करनी है। ट्रांजेक्शन का किसी को आइडिया, डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं और क्या पर्पस है। जो बेसिकली कास्केड वाला ऑप्शन होता है, कि जैसे हम कास्केड डिलीट करते हैं, तो हम एट टाइम्स जो फॉरेन की इस टाइप की चीजें लगाते हैं वो खुद मेक श्योर करता है। मगर अगर हम कीज पे काम नहीं कर रहे हो और मैनुअली करना चाह रहे हो, तो हम ये करवा सकते हैं। एक डेटा टेबल में जो है वो इंसर्ट हुआ डेटा, और दूसरे टेबल में जो है वो साथ साथ इंसर्ट होना चाहिए। बेसिकली हम इसे एसेट कह सकते हैं, कि आपके पास जो है वो होगा तो पूरा काम होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपके पास मेक श्योर करता है कि डेटा इंटीग्रिटी डैमेज ना हो। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, और यूजर क्रिएशन के साथ मुझे जरूरी है उसके सेट ऑफ रोल्स भी डिफाइन करने हैं। मेरे पास एक टेबल है जो है जिसमें हम यूजर नेम्स रखते हैं, जिसे हम कह देते हैं कि लॉगिन्स। और एक टेबल है जिसमें हम सिर्फ और यूजर के रोल्स रखते हैं, हम इसे यूजर रोल्स कह लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो जिसका लॉगिन्स में डेटा बन गया और यूजर रोल्स में नहीं है, तो वो डेटा इंटीग्रिटी के लिए मसला हो जाएगा। वो लॉगिन करेगा तो वो उससे क्या नजर आना चाहिए, क्या चीजें आनी चाहिए। इसीलिए हम जो है उससे मेक श्योर करते हैं कि वो या तो दोनों में इंसर्ट होगा या दोनों में नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट आ जाता है रोल बैक का या कमिट का, कि डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया तो हम इसे कमिट कर देते हैं, और अगर जो है वो डेटा बीच में जो है वो किसी वजह से नहीं हो सका, हम इसे रोल बैक कर देते हैं। अगर हम ओरेकल की बात करें, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है आपको कमिट करवाना पड़ता है, या फिर आप सेटिंग चेंज करके ऑटो कमिट ऑन कर सकते हो। सीक्वल सर्वर में जो है आपको ऑटो कमिट ही मिलता है। आप जो है वो जैसे यानी कि आप उसे अगर ट्रांजेक्शन लगा रहे हो तो वहां पे आप कमिट लिखोगे, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा डेटा डायरेक्ट डेटाबेस में इंसर्ट करता है, टेबल्स में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक कनेक्शन की जो है क्लास नजर आएगी। और ये जो है वो एक डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं है, ये हर डेटाबेस के लिए। तो अगर मैं सीक्वल की बात कर रहा हूँ, ओरेकल की बात कर रहा हूँ, माई सीक्वल की बात कर रहा हूँ, या कोई आपके पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, उसके लिए भी आपके पास जो है एक कनेक्शन की क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज, आपके पास कमांड की क्लास होती है। कमांड का क्लास का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि वो आपके पास जो आप क्यूरीज लिख रहे हो, इनलाइन क्यूरीज जो हम कह रहे हैं, टेक्स्ट में हम जो क्यूरीज लिख रहे हैं, या फिर मुझे कोई स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है, वो सारी चीजें हम कमांड के थ्रू पास करवाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम जो है वो क्यूरीज को किस तरह अपने कोड से कॉल करवा सकते हैं, चाहे वो इनलाइन क्यूरीज हो, क्या वो स्टोर प्रोसीजर्स हो। अगर हम लोग जो है जब अपनी क्यूरीज कॉल करते हैं,
तो हमारे पास जो है वो सेट ऑफ पैरामीटर्स भी होते हैं। हमेशा जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन वैलिडेट करना चाह रहा हूँ तो यूजर नेम पासवर्ड भी मैं भेजूंगा। ऐसा तो नहीं है कि हम हार्ड कोडेड भिजवा लेते हैं। तो आज तक हम लोग जो यूज करते हैं वो किस तरह भिजवाते हैं उसमें पैरामीटर्स। अगर मेरे पास एक सिंपल सिलेक्ट की क्यूरी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सिंपल सी क्यूरी लिखी हुई है जो कि बड़ी जो है वो राइटिंग हैंड राइटिंग समझ आ जाए तो मैं बता देता हूँ वैसे, कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम कुछ भी हो और वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू। अब यूजर नेम फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं हमारे पास जो है वो आईपीडी है। सही है, ये मेरे पास जो है क्यूरी एक वैलिड क्यूरी है और जब मैं इसे चलाऊंगा तो मुझे जो है वो ये टेबल से, जो भी टेबल का नाम है उसमें यूजर नेम आईपीडी के अगेंस्ट जो भी डेटा वो लेके आ जाएगा। करेक्ट। अब हम जो है ये सारी चीजें जो है वो डायनेमिकली करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। हम लोग यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो है वो आपका क्या डेटा आना चाहिए। तो यूजर नेम जो है हम अगर अपने कोड के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास करवा रहे होते हैं तो हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे आईपीडी की जगह वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्लेस करवा देते हैं। तो अगर मैं ये सी शार्प में क्यूरी लिख रहा हूँ तो ये सही चल जाएगी, यानी कि मैं जो है वो txt वन डॉट टेक्स्ट मैंने कर दिया और उसके अंदर जो है वो एज इट इज वैल्यू चले जाएगी। सही, यही हम आज तक करते रहते हैं। अब इस क्यूरी के साथ मसला ये है कि ये, अगर आप लोगों ने सुना हो एक चीज होती है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को करूं कि मैंने जो है टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया जो है वो आईपीडी लिखा और उसके आगे जो है मैंने सिंगल कोट्स क्लोज कर दिया ताकि स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए मेरा, और आगे मैंने लिख दिया ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो हमारा टेबल ही है फॉर एग्जांपल या टेबल वन है। तो इस केस में होगा ये कि आपके जो है दो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक तो सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और फौरन जो है ड्रॉप की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी जो कि डेटाबेस ड्रॉप कर देगा। सही है? इस चीज के लिए बचने के लिए हम जो है वो एक 100% तरीका नहीं है, मगर एक तरीका तो ये होता है कि हम डेटा को जो है वो मेक श्योर करते हैं यूआई से ऐसा डेटा जाए नहीं। तो हमारे पास जो है हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ आपको इनकोडिंग या जो है वो क्लीनिंग के जो है मेथड्स मिल जाते हैं जो कि इस डेटा को क्लीन कर देते हैं, एचटीएमएल कंटेंट से हटा देते हैं, या फिर आपके पास जो है वो कोई सिंगल कोड से आप उसको अलाउ नहीं करोगे, इस टाइप की चीज़ आप मेक श्योर करते हो। इसके साथ साथ एक और तरीका होता है जैसे हम कहते हैं एसक्यूएल के अंदर अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास पैरामीटर्स की एक क्लास होती है। पैरामीटर्स का ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हम मेक श्योर करते हैं कि ये किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये डेटा जो है सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। तो अगर यूजर ने स्ट्रिंग भी पास करा दिया है तो वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो वैलिड होगा तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं होगा तो वो वहीं पे जो है वो आपका एरर आउट कर जाएगा आपकी क्यूरी में। तो एक जो है वो पैरामीटर जो है वो टू सम एक्सटेंड आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा सकता है। 100% नहीं कंफर्मेशन करेगा मगर एक स्ट्रिंग में देने से बेहतर है। उसके लिए यहाँ पे हम साइजेस बता सकते हैं और जो है लेंथ बता सकते हैं। तो इस चीज को हम कोड में मजीद देखते हैं। उसके अलावा टेबल्स का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसी है रिलेशनशिप, रिलेशनल डेटाबेस पे सबने काम किया हुआ है। सही है। अब रिलेशनल डेटाबेस में होता है कि हमारे पास टेबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। टेबल्स हैं या टेबल्स के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। सही है। अब हमारे पास जो है बेसिकली जब हमने एडीओ डॉट नेट स्टार्ट किया तो हमारे पास दो नए डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुए जिसके हम कहते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल में क्या होता है कि आपके पास सेट ऑफ रोज होते हैं और सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल डेटा टेबल्स हो तो उसे हम डेटा सेट कहते हैं। सही है। तो यानी कि बेसिकली एक डेटा सेट के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, हर टेबल के अंदर बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं। ये एक डेटा टाइप है। तो अगर आप सी शार्प में जाओगे और वहां पे आप डेटा टेबल लिखोगे, ये सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो डेटा टेबल लिख लो, डेटा सेट लिख लो, ये आपके पास वैलिड एक चीज चल जाएगी, एक डेटा टाइप है। जो हम लिस्ट यूज कर रहे थे उसकी जगह डेटा टेबल यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि इसमें आप जो है जो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि डेटाबेस में लगा सकते हैं वो सारे आप कोड में लगा सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें फॉरन की बना दूं कि दो टेबल्स के बीच में जो है वो इंटीग्रिटी मेक श्योर करने के लिए मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं डेटा पे जो है कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ये भी कर सकते हैं हम। और हम रिलेशनशिप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी चीजें हम एक कोड में सी शार्प के कोड में कर सकते हैं डेटा टेबल्स के। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों इंट्रोड्यूस हुई? हमारे पास डेटा रीड करने के दो तरीके हैं। एक हम कहते हैं डेटा अडेप्टर, एक कहते हैं हम डेटा रीडर। ये दोनों चीजों के हम अभी कंपैरिजन करेंगे कि डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर में क्या चीजें होती हैं। तो कोड पे हम वापस करेंगे तो अभी हम इस चीज को जो यहाँ से स्किप करते हैं।